न्यू। और ये आज हमारी लास्ट क्लास है, कल से इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तो इसको रीनेम कर देते हैं क्लास 7। और आज है 4। तो डेटा में आते हैं, और डेटा में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन जो है वो वैलिडेशन है। मार्जिन सेंटर करते हैं इसको। वैलिडेशन। अब वैलिडेशन हम यूज करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस। एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है और उसका एक प्राइस है, जैसे हमने कहा लैपटॉप है। तो अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की जो हमारे पास प्राइस है वो हम बिटवीन में रखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स प्राइस में होती हैं, और कुछ चीज़ें इन कैटेगरीज में भी होती हैं जो फिक्स प्राइस पे होती हैं। मतलब कि जैसे अब हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ कंपनीज आपको या कुछ स्टोर पे आपको फुल फिक्स प्राइस पे ही मिलेगा। मतलब अगर उसने कह दिया 40,000, तो फिर वो 40,000 का ही है। और जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो वो जैसे कहा जाता है कि 35 to 40 के बिटवीन मिल जाएगा। तो अगर मैं बिटवीन की कंडीशन लगाऊं कि 33 से 35 तक, या 30 से 35,000 तक इसको जाना चाहिए, तो इस सेल पे मैं आता हूँ और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। अभी अलाउ भी है एनी वैल्यू। हमने कहा होल नंबर जो कि राउंड फिगर में हो, बिटवीन हो, नॉट बिटवीन हो, इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो ये सारी कंडीशन पहले से बनी हुई हैं। तो मैंने इसे बिटवीन कर दिया। मैंने इसे कहा कि 30,000 मिनिमम और मैक्सिमम 35,000, और इसे ओके कर दिया। तो अब मैं अगर वैल्यू ज़्यादा देता हूँ तो वो एरर है, और अगर मैं 24,000 देता हूँ तब भी एरर है। अब मैं अगर 33,500 देता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल प्राइस आ गई है। तो ये इसका एक बिटवीन वाली कंडीशन है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप बिटवीन की कंडीशन लगाते हो, नॉट बिटवीन लगाते हैं, या आप जो भी लगाना चाहें, ये अब आपके अपने ऊपर है। हाँ, फिक्स प्राइस में भी जा सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ। सर ये सिनेरियो ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? कौन सा वाला? यही वाला, यानी वैल्यू को फिक्स कर देना, यानी ये हर बिटवीन रखना चाहिए, यानी जिस तरह आप कह रहे हैं 30,000 to 35,000, तो ये कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है ज्यादातर ये सिनेरियो? देखिए, ये अगर बिटवीन का है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट शीट में होता है। मतलब हम एक स्टोर पे अगर देखें तो सेल्स पर्सन को बता दिया जाता है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और कम से कम इस प्राइस पे बेचना है, इससे नीचे नहीं आना। तो एक तो वहाँ पे फिक्स प्राइस, तो आपको पता है बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जो कि उनका अमाउंट बिल्कुल एक फिक्स अमाउंट पे ही चल रहा होता है। और उसमें वो ये नहीं कह रहे होते कि इसमें हम अ, जैसे 1 रुपीज़ या इससे ऊपर का आपको अमाउंट चार्ज करेंगे। तो ये है उन सारी जगहों पे जहाँ पे चीज़ें बिटवीन आती हैं और जहाँ पे फिक्स आती हैं। तो वो कोई क्राइटेरिया इसका 100% फिक्स नहीं है। ये जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको मुख्तलिफ चीज़ों पे ही मिलेंगे। अच्छा, मसला ये कि ये कंप्यूटर मेड एरर दे रहा है। जैसे मैं इसको अगर 36,000 कह दूं
तो ये कंप्यूटर मेड एरर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वैल्यू मैच नहीं कर पा रही, रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, सही है इस सेल में। तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, अपना एरर बताना है। तो डेटा वैलिडेशन में आएंगे, सेटिंग्स है और एरर अलर्ट। और एरर अलर्ट में हम दे रहे हैं स्टॉप। सबसे पहले टाइटल क्या है, एरर ऊपर लिखा हो, मैसेज इनवैलिड नंबर इनपुट, मिनिमम हमने कहा कि 30,000 और मैक्सिमम 35,000 और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें, अगर देखें तो वो अब हमारा अपना बनाया हुआ एरर है। तो ये तो हो गया इस क्राइटेरिया में फिक्स मिनिमम। तो बिटवीन की कंडीशन है, और एरर की वायलेशन भी होती है, मतलब एरर की टाइप है। जिस तरह हम अगर इसमें देखें तो ये मार्कशीट वाले नंबर, इन सब सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं होल नंबर लगा देता हूँ जो कि बिटवीन हो 1 और मैक्सिमम हो, और ओके कर देता हूँ। तो अब देखें, डेटा एंट्री करने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, तो उसको रोकना पड़ेगा, सही है। अच्छा, स्टॉप अब एरर की टाइप भी है, हमने वो तो देख लिया कि हमारा अपना बनाया हुआ एरर कैसा होगा। मतलब एक तो ये है कि हर क्राइटेरिया में आपको एरर अपना बनाना है। जैसे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट का एरर अलग होगा उसके प्राइस के हिसाब से, और अगर ये इस किस्म का मार्कशीट टाइप है प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है तो इसका एरर बिल्कुल अलग होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर इसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम नहीं देता और अगर उसकी ये लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे? और देखें एक अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो ये देख लें कि आपने इस पे वैलिडेशन क्या क्या बनानी है, सही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने एब्सेंट लगानी है तो हम उसको क्या करेंगे, ज़ीरो। पर जब हम ज़ीरो लगा रहे हैं तो ज़ीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमने कहा कि कम से कम एक नंबर, पर जो कि बच्चा आया ही नहीं है तो उसको अटेंडेंस का भी नहीं मिल रहा। तो हमें ये पहले से हमें क्राइटेरिया पता लग गया कि भाई हमने जो इस इधर सिस्टम बनाना है वो अगर कोई नहीं आया तो उसके पेपर में नंबर ज़ीरो जाएंगे, सही है। और अगर हमारे पास कोई आ जाता है और वो भले कुछ भी नहीं करता तो उसको कम से कम एक नंबर तो देना ही है, तो ज़ीरो। अब ये देखें, ज़ीरो एक्सेप्टेबल होगा। अब सवाल आपका आगे ये भी हो सकता था कि अगर इसने ए दें, ए फॉर एब्सेंट, तो ऐसा नहीं होता। वो जो अटेंडेंस शीट मिलती है जिस पे सिग्नेचर करता है स्टूडेंट, वो वहाँ का काम है। ये रिजल्ट शीट है, तो रिजल्ट में तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब एरर की टाइप देख लें। स्टॉप का एरर जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो रॉन्ग इनपुट नहीं होने देगा। वार्निंग में क्या होगा, अब मैं ये दे रहा हूँ 12 एक्सेप्टेबल है, पर अगर मैं 120 दे देता हूँ तो एरर की टाइप अलग है। वो आपको बता रहा है, समझा रहा है कि डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन है इस सेल पे, अगर आप इनपुट करना चाहें तो यस। वार्निंग में तो होता ही यही है ना कि आज आपने गलत काम कर लिया, आज वार्न कर रहा हूँ आइंदा नहीं करिएगा। तो ये आइंदा वाला मामला है। फिर आप आए, फिर आपने नंबर कुछ और दे दिया, फिर यस हो गया। तो वार्निंग में क्या होगा, वार्निंग में बता के आप इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन का भी एक एरर होता है जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आगे हालात खराब है, ओके और कैंसिल, ठीक है। अब ये कहाँ हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा वार्निंग देके आगे एक्सेप्ट कर दो। 3 महीने तक कहा कि भाई 1 से लेके 100 रुपए में बेचना है,
पर 3 महीने बाद उसमें कहा कि यार 110 में भी बिक सकता है, 120 में भी बिक सकता है, तो वार्न कर दो बस, ताकि वो समझ जाए, या इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, अब अगर वैलिडेट करना हो या देखना हो कि भाई यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से कहाँ कहाँ रॉन्ग इनपुट हो चुकी है, तो सर्कल इनवैलिड डेटा। तो देखें, ये इसने जहाँ जहाँ रॉन्ग इनपुट हुई है क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि हमने 1 से 0 से लेके 100 तक नंबर रखे थे, और अब इसने 100 से ऊपर ले गया, और 111, 120, 122 तक ये आ गया। और अगर इसी तरीके से इसको क्लियर करना चाहें तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो वैलिडेशन सर्कल को भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये तो था आपका डेटा वैलिडेशन। रूल आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, और बाद में अगर वैलिडेशन खत्म करनी हो तो क्लियर ऑल, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं तो कंसोलिडेट। कंसोलिडेट से पहले चले हम आ जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पर। टेक्स्ट इनटू कॉलम, हाँ। तो एक होता है हमारे पास फर्स्ट नेम, और एक होता है लास्ट नेम। तो ये अब यहाँ पे जैसे मैंने दिया अली हसन, इधर दूसरा नाम दे दिया हमने कामरान अहमद, और दूसरा नाम क्या, खान खान ही कहते थे। अब ये 3 नाम है जिसमें फर्स्ट नेम भी एक ही जगह आ गया और लास्ट नेम भी इसी में। अब मैं हसन इधर आना चाहिए, अहमद इधर आना चाहिए, खान इधर आना चाहिए। तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो अली हसन, हसन इधर आए, कामरान इधर आए, सॉरी अहमद इधर आए, और खान इधर आए। अब ये तो चलें 3 नाम है, अब मिटा के वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर 300 नाम हो, या 3000 नाम हो, या 3 लाख नाम हो, और उसमें से कह दिया जाए कि बेटा फर्स्ट नेम अलग कर दो और सेकंड नेम अलग कर दो, तो उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, इन्हें समझेंगे 3 नाम नहीं 3 लाख नाम है। डेटा पे आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे आएंगे, और यहाँ पे आप आएंगे फिक्स्ड विथ पे। अभी डेलिमिटेड पे भी ला, फिक्स्ड विथ पे आएंगे। तो बल्कि चलें पहले डेलिमिटेड पे आ जाते हैं, डेलिमिटेड पे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। अब होता क्या है कि जो भी अपना फर्स्ट नेम लिखता है उसके बाद वो स्पेस देता है और फिर लास्ट नेम देता है। तो मैंने कहा टैब से छोड़ के, अब ये देखें नाम आ रहे हैं, और जैसे ही मैं स्पेस पे चेक लगा दूंगा तो उसने यहाँ से अलग कर दिया। इसका मतलब है हर वो नाम जिसके हर वो वर्ड जिसके बाद स्पेस आ जाए उसे अलग कर दो, फिनिश। तो ये देख लें। तो एक दफ़ा और देख लें भाई, अवाम के पुरजोर इसरार पर सेलेक्ट करें, टेक्स्ट टू कॉलम पे आए, डेलिमिटेड पे आए, नेक्स्ट करें। इस डिफॉल्ट टैब होता है, आपने स्पेस लगा दें, चाहें तो अगर टैब लगे हुए हैं तो टैब, हो सकता है किसी ने टैब दबा दिया हो, या कॉमा लगा दिया हो, या सेमी कॉलन लगा दिया हो। तो नेक्स्ट और फिनिश। तो ये तो हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक अमाउंट में भी किया जाता है, जैसे आ, हमने दे दिया 50,35,670 रुपए। तो लाख अलग हो जाए, 1000 अलग हो जाए,
100 अलग हो जाए, टेंस अलग हो जाए, जैसे हमने कहा लैख, 1000, 100 टेंस। सर वो बैंक में भी हम देखते हैं कि वो जो अकाउंटेंट, वो जो कैशियर होता है, या जो पे स्लिप आपकी ले रहा होता है, वो सॉरी, ये आप ये जो डिपॉजिट स्लिप ले रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, आप उसको एक अमाउंट देते हैं, जैसे कि आपने दे दिया 70,000 का अमाउंट। तो वो 70,000 में वो लिख रहा होता है कि उस 70,000 के अमाउंट में 1000 के कितने नोट हैं, 5000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 100 के कितने हैं। तो इससे होता ये कि वो उसका टोटल खराब नहीं होता। पर अब तो खैर जाहिर बात है, अब तो मशीन्स आ गई हैं, तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने इधर इससे क्लिक करा है, टेक्स्ट टू कॉलम पे आता हूँ और फिक्स्ड विथ पे आके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये 3 लाइनें आपको बता रही हैं कि आपने करना क्या है। तो अगर आपने ब्रेक लाइन बनानी है तो उस जगह पे क्लिक कर दें, जैसे 50 लाख है तो 50 के बाद। और अगर वो लाइन गलती से कहीं और आ गई तो उसको डिलीट करने के लिए उसी लाइन पे आपने डबल क्लिक कर देना है। और अगर कहीं और आ गई है तो उसे मूव करने के लिए उसे पकड़ के मूव कर दें। तो 50,35,670 फिनिश कर दें। तो ये हो गया। दोबारा देख लेते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड विद, नेक्स्ट, ये और ये फिनिश। तो ये हो गया आपके पास 50,35,670 रुपीज कह दें, टेंस कह दें, जो भी आप देना चाहें इसको। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है मिसाल के तौर पे? ये 2-3 नाम है इसमें, दोबारा नाम मैं दे देता हूँ, हसन, फराज, अली। इसमें 2 अली आ रहे हैं, तो एक को रिमूव करना है। तो मैंने इसको कहाँ गया भाई, रिमूव डुप्लीकेट। तो इस कॉलम में ओके, 1 डुप्लीकेट फाउंड हुआ और ये रिमूव हो गया। अच्छा, इसमें ये बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसका रीज़न ये है कि देखें, अगर कोई चीज़ सेल हो रही है, परचेज हो रही है, उसकी इन्वेंट्री बन रही है, तो एक नाम के बहुत सारे लोग आ सकते हैं, एक ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर ये रिमूव होगी, अगर ये कहीं इस्तेमाल हो सकता है, तो वो जो आईडीज होती हैं, बार कोड होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं, एस एस क्यू कोड होते हैं, उन पे इस्तेमाल हो सकता है कि वो डुप्लीकेट ना हो। और अब तो खैर वो सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, तो वो खुद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो किसी को दोबारा असाइन नहीं करता जो दे चुका होता है। तो खैर ये है, डुप्लीकेट हो सकता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, व्हाट इफ एनालाइज में आते हैं। और इसमें हमारे पास बीच का ऑप्शन है, गोल सीक। गोल सीक करेगा क्या? एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ पेमेंट है और उनके प्राइस, उनका अमाउंट है। और वो किस मंथ आ रही हूँ, बल्कि सही है, पेमेंट में ही हम लिख देते हैं। हमने जैसे कहा मार्च, अप्रैल,
और आप ड्रैग करना चाहें, मार्च में पेमेंट आई है 45,900, 23,500, 13,400, 70,060। तो इसका जो टोटल आता है वो हम टोटल कर लेते हैं सब फॉर्मूला लगा के। तो ये होगा कोई 1,04,000 रुपये। मुश्किल अमाउंट आ रहा है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। 97,300। इसको और कम कर दे तो टोटल आ रहा है कोई 54,400। ये मैंने अमाउंट इस वजह से कम कर दिया ताकि समझ में आसानी से आ जाए। अब कंपनी या जो वेंडर है या जिसने अमाउंट दिया है आपको, वो ये कह रहा है कि भाई आपने मई की पेमेंट में कुछ गलती कर दी है, उसके हिसाब से आपका टोटल आना चाहिए था 64,900। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मई में क्या पेमेंट, और ये मई के पेमेंट अमाउंट में मैं कितना अमाउंट बढ़ाऊं कि टोटल ही आ जाए। तो आते हैं यहाँ पे टोटल वाले सेल में, गोल सीक। तो फाइंड द राइट इनपुट वैल्यू, ये आपने कहा कि भाई वैल्यू क्या चाहते हैं आप, 64,900। ये मेरा टारगेट है और चेंज किस सेल पे किया जाए, तो मई के सेल पे। और ओके, और देखा। इसी तरीके से कोई कह दे कि भाई नहीं बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिए, 64,900 कहाँ से भाई, कोई ये 49,000 आना चाहिए। दोबारा देख लें, 49,000 गोल सीक, 49,100 कर दो। कौन से सेल पे चेंज हो, अप्रैल वाले पे। तो ये हो गया, तो अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये तो था आपका पेमेंट मेथड, या हम जिसकी बात करें कि गोल सीक वगैरह, जहाँ पे आप अपने मर्जी के चीजें दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाएं तो सब टोटल। सब टोटल का मतलब है कि भाई सबको टोटल कर दो। तो सब टोटल होगा कैसे, हम आते हैं आते हैं। ये मैंने एक सेल प्रोडक्ट शीट बनाई थी, अगर याद हो। यार अब इनका ये समझे, ये 3 दिन का हिसाब नहीं है, 3 महीनों का हिसाब समझ लें, 3 सालों का हिसाब समझ लें, या 1 महीने का हिसाब समझ लें, 30 दिन का, जो भी आप समझें। हर दिन अलग प्रोडक्ट, अलग क्वांटिटी, अलग रेट पे तो नहीं बिक्री होती है। रेट सेम होते हैं, अमाउंट चेंज होते हैं और क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। अब मुझे इसका सब टोटल चाहिए, मतलब खाली पूरे महीने में या पूरे साल में या पूरे 3 साल में कितने कीबोर्ड बिके हैं, कितने माउस बिके हैं, उनका अलग अलग इंडिविजुअल सब टोटल चाहिए। तो करना ये है कि सब टोटल बनाने से पहले आपने अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और उसे A to Z यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट कर देना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से सॉर्ट हो गया, अहमद अली, इमरान और ये। सही है। इसी तरीके से आप चाहें तो प्रोडक्ट बेस भी सॉर्ट कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट बेस सॉर्ट करना हो बाय नेम नहीं, तो आप इधर इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पर आए और आपने कहा सॉर्ट जो करे वो प्रोडक्ट के कॉलम से करे। तो ये प्रोडक्ट बेस कॉलम हो गया, जैसे जाए। उसके बाद आपने डेटा को सिलेक्ट करना है और ये रहा सब टोटल आपका।
सब टोटल किस किस का चाहिए? अमाउंट चाहिए और क्वांटिटी चाहिए बस। अब ये देख, ये खुद बना। सेलमैन था अहमद, तो खाली अहमद की क्वांटिटी पूरे महीने में सेल हुई है 46। अमाउंट इतना है। इमरान, अली, कामरान, और आखिर में ग्रैंड टोटल भी उसने खुद ने कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा था भाई। दोबारा देख, मैंने तो इसे ये दे दिया था कि ये अहमद है, इमरान है, अली है, कामरान है। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कहा कि भाई मुझे इनका सब टोटल चाहिए, इसका क्वांटिटी और अमाउंट का। रेट जमा नहीं होते, प्रोडक्ट टैक्स होती है, सेलमैन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही उसको देगा। तो ये देखें, तो अहमद का टोटल 46, अमाउंट ये, इमरान ये, अमाउंट ये, अली ये, अमाउंट ये, कामरान ये, अमाउंट ये, ग्रैंड टोटल ये, और अमाउंट ये। सही, तो ये आपने करना है। तो ये सब टोटल हो गया। उसके बाद आ जाएं तो व्हाट इफ एनालाइज में ही है डेटा टेबल। डेटा टेबल की एग्जांपल अगर हम आ जाएं तो सिलेक्शन बना देता हूँ, मर्ज सेल कर देता हूँ, करेंसी कैलकुलेटर। या अब करेंसी हमारे पास कौन सी हैं? पाउंड, यूरो, रियाल। डॉलर हमने कहा कि पाकिस्तान में हो गया 153, पाउंड हो गया 204, यूरो हो गया 180 रुपीज का, रियाल हो गया 40 रुपीज का। सही है। और अगर कोई 100 डॉलर, पाउंड, यूरो या रियाल चेंज करता है तो उसे कितने मिलते हैं? और फिर 500 पे आता है, और अगर 1000 पे आता है तो कितना मिलेगा? अब मैंने यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ा है, और यहाँ पे मैं, क्योंकि करेंसी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो होती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 डॉलर है और मैं 100 डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करवाना चाहूँ, तो मैं 100 डॉलर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 153 से, तो अमाउंट आ जाता है बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल कोई भी दो सेल, जैसे कि N14 को मल्टीप्लाई कर दो N15 से, तो N14 मल्टीप्लाई बाय N15 और एंटर, तो ये आ गया 0। तो 0 इस वजह से आया क्योंकि उन दो सेलों में कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 25, तो 2 5 10 वो आ रहा है, पर मैंने इसमें कुछ देना ही नहीं है। ये तो मेरे लिए सिर्फ एक हेल्प करेगा बस, एक किस्म का रोज और कॉलम में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ शीट को अपनी, डेटा के टैब में आता हूँ, व्हाट इफ एनालाइज में आता हूँ, और डेटा टेबल में आ जाता हूँ। और डेटा टेबल में ही आपसे दो इनपुट सेल मांग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये दो इनपुट सेल कौन से हैं। तो जो कि रॉ भी मांग रहा है और कॉलम भी मांग रहा है। तो अगर कभी भूल जाएं कि आपने दो वो कौन से सेल दिए थे कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपने फॉर्मूला लगाया था, तो वो इधर देख लें। मैंने बराबर बराबर इसी वजह से दिए थे कि सिलेक्शन होने में आसान हो जाए, वरना तो मैं एक इधर देता, एक इधर भी दे सकता। तो N14 और कॉलम N15, 14 और 15 था, सॉरी, इन और 15, और हो गया।
तो देखें कन्वर्जन आ गया। तो $100 के कोई 15,300, कोई 76,500, और $1,000 के कोई 1,53,000 तक जा रहे हैं। और इसी तरीके से पाउंड के, इसी तरीके से यूरो, और इसी तरीके से रियाल। तो ये 1,000 रियाल के कोई 40,000 रुपये बन रहे हैं। चलो, तो ये करेंसी में भी इस्तेमाल हो सकता है आपका, या उस चीज में जहाँ पे आप किसी भी चीज को रॉ और कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहें, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास। सर अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है, करेंसी हाँ कंट्रोल हाँ, जो करेंसी कैलकुलेटर जो आपने बताया डेली वाइज जो इसकी वैल्यूज चेंज होती है, जब यहाँ वैल्यूज चेंज होंगी तो बिल्कुल। कैलकुलेशन ये सेम रहेगी फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल जबरदस्त सवाल। अब मिसाल के तौर पे, ये जो करेंसी है तो मतलब डेली तो क्या, ये तो घंटों में भी बाज वक्त ऊपर नीचे हो जाती है। तो मतलब अब डॉलर जो है वो 152 का हो गया, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 152 दिए। और देखें पाउंड जो है वो 200 का हो गया। तो ये देखें पाउंड वाले कॉलम। अब फिर ये भी हो सकता है ना कि आपसे कोई 100 की बात ही नहीं कर रहा, वो कहता है भाई मेरे पास तो $50 पाउंड या यूरो हो सकते हैं, तो आपने ऊपर 50 दिया, तो ये कॉलम पूरा 50 के हिसाब से हो गया। पर इसमें ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वो, मतलब इफेक्ट जो है वो सिर्फ डॉलर में ही पता चले, क्योंकि वो जब वो फॉर्मूला लगाया है, अगर आप इसको देखें फंक्शन को, तो वो टेबल में लगाया है। और टेबल होता है ये जो रॉज और कॉलम, तो वो इस तरीके से चल रहा होता है। तो वो मैनुअली नहीं हो सकता, मतलब कि वो सिर्फ इसी में हो, बाकी पे इफेक्ट ना पड़े। तो 50 जब ऊपर लिखे तो 50 सब ये होंगे। 100 लिख रहे हैं तो 100 ऊपर से नीचे तक का डेटा चेंज होगा, कि वो डेटा 100 में पाउंड जा रहा है, यूरो जा रहा है, रियाल जा रहा है, या डॉलर जा रहा है। तो ये है। तो करेंसी में आ गया हमारे पास ये काम। बाकी प्रिंटिंग में, तो प्रिंट एक्सेल में अगर हम देखें, तो ये पोर्ट्रेट पेज है। और एक्सेल में प्रिंट पोर्ट्रेट नहीं होता, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता है, पर एक्सेल में तो लैंडस्केप होता है। तो यहाँ पे आपने पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप कर दें। पेपर साइज पाकिस्तान में A4 यूज हो रहा होता है, A4 कर दें। लेटर और A4 में फर्क ये कि लेटर की विड्थ ज्यादा है, हाइट छोटी है, जबकि A4 की विड्थ छोटी है, हाइट बड़ी है। ठीक है। अब ये पूरी शीट पे जो डेटा है वो 2 पेज पे आ रहा है, पहले पेज पे ये आ रहा है, दूसरे पेज पे ये आ रहा है। अब आपने इसको तरीके से प्रिंट करना है। तरीके का मतलब ये कि आपने ये शीट अलग निकालनी है हो, या ये अलग हो, या ये अलग हो, या ये अलग हो करेंसी कैलकुलेटर। तो वो क्या तरीकेकार हैं। और दूसरा, ग्रिड लाइंस नहीं आ रही जो व्यू में आ रही होती। तो पेज लेआउट में आ जाए, और यहाँ पे ग्रिड लाइंस है। आपने अगर व्यू से भी हटा दी तो ये यहाँ से भी चली जाए, लगा दी तो यहाँ पे भी आ गई, और प्रिंट में भी आ गई। ठीक है। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि वो ABCD वाले कॉलम्स भी आए, जो कि अमूमन लोग नहीं चाहते, तो आप हेडिंग्स को प्रिंट पे भी लगा सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पेज कैसे चेक करते हैं, तो व्यू में है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखें ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। अब इधर भी देखें तो ये जो डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दूसरे पेज पे जा रहा है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अंदर ले आऊँ। एक तो मैनुअली कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें एडजस्ट कर दो, सब एक पेज पे ले आओ। और ये भी कर सकता हूँ कि ये पेज 1 सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो जाए,
ये पेज 2 में आ जाए। और अगर पेज को और बड़ा करना है तो आप और बड़ा कर सकते हैं 3 और 4 तक। सर आपकी वीडियो रुक गई हुई है। आ रही है वीडियो? जी सर आ रही है, ये दोबारा से बताइए। तो मैं व्यू में आके पेज ब्रेक प्रीव्यू में आया, मेरा जो पेज था वो यहाँ पे हो रहा था, मतलब फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा था, लास्ट नेम यहाँ पे आ रहा था। तो मैंने, एक तो तरीका ये कि मैंने इसको कर लिया कि भाई ये पेज 1 यहाँ पे होगा और पेज 2 यहाँ पे होगा। आप किसी भी डेटा को मूव करके भी उस पेज में ला सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि पेज 1 में अभी जगह काफी है तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप। पेजेस अगर आपने और चाहिए तो यहाँ से ड्रैग कर दें, तो ये देखें ये 2 और 3 और 4 भी आ गया। और इसको मैंने वापस छोटा भी कर दिया। अब मैं वापस इसको नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ और अब फाइल में आके प्रिंट में देखता हूँ। तो देखें फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। अब फर्स्ट पेज पे भी जो प्रिंट हो रहा है वो डेटा वैलिडेशन भी बिला वजह आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट करना है जो प्रोडक्ट शीट है सेल पर्सन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना एरिया को, और सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में मैं इसको प्रिंट एरिया सेट कर देता हूँ। सही है, तो ये प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब जरा मैं फाइल में आता हूँ और प्रिंट देखता हूँ। तो देखना प्रिंट एरिया, अब और कुछ नहीं आ रहा। जब ये इतना इतना आ रहा है पर ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है, इतना पेज खाली जा रहा है, तो सेंटर में आए तो पेज सेटअप में आ जाए। तो ये तो सही है कि आप अगर इसको और जूम प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप नॉर्मल से बढ़ा दें, इसको मार्जिन में आ जाएं। तो टॉप और बॉटम और लेफ्ट राइट जो भी रखना है, और दूसरा है यहाँ पे सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर कर दो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर। बाद में आपने प्रिंट एरिया अगर खत्म करना हो तो वही पेज लेआउट में आके प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो प्रिंट एरिया। अच्छा, और प्रिंट में ही आ जाए तो प्रिंट एक्टिव शीट, मतलब जिस शीट में वो प्रिंट हो, या पूरी इंटायर वर्कबुक। इंटायर वर्कबुक का मतलब है कि आपकी एक एक्सेल की फाइल में कोई आपने 15-20 शीट्स ली थी, वो पहली से लेकर आखिर तक ये कोई 26 पेज पे प्रिंट हो रहा है इंटायर वर्कबुक। सही है। एक्टिव शीट या प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने सिर्फ इतना एरिया बना दिया, सेलेक्ट कर लिया, फाइल में आए, अभी प्रिंट देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन, तो प्रिंट सिलेक्शन आ गया। सही। तो ये हो गया। फिर वही बाकी जिस तरह वर्ड वगैरह में होता है कि नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकालनी है, और इसको किस पेज पे निकालना है। अच्छा, इसको पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, पीडीएफ वगैरह में भी ले जा सकते हैं, ऐसे मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई सवाल किसी का? तो ये एक्सेल जो है वो हमने